लाहौर में पेश आया एक और अंधे कत्ल का वाकया। ये कहानी है मुल्जिम अब्दुल रहमान की, जिसने अपनी सौतेली मां 58 साला मीना बीबी को जायदाद के नाम पर होने वाले मामूली से झगड़े की वजह से गले में उसी का दुपट्टा डालकर हमेशा हमेशा के लिए मौत के घाट उतार दिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना शाहदरा टाउन में और मुल्जिम से बात करते हैं, इससे जानते हैं कि इस जुर्म का ये मुर्तकिब क्यों हुआ। ये बताओ अब्दुल रहमान के जिस दिन ये वक़ुआ पेश आया था उस दिन क्या हुआ था? ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि तुमने अपनी सौतेली माँ को जान से ही मार डाला? मैं उस दिन घर गया था अपने अब्बू से मिलने, उनसे बात करने, लेकिन ये अब्बू घर नहीं थे। मैं अंदर अपने कमरे में गया हूँ, ये बोलना शुरू हो गई, गालियाँ देना शुरू हो बात गई। करने गए थे या लड़ने गए थे या कोई लड़ाई झगड़े का मामला था? क्या सोच कर गए थे? नहीं, ये पहले कभी नहीं था सोचा कि ऐसा कुछ हो जाएगा। पहले भी तो काफ़ी दफ़ा लड़ाई हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं किस था बात पे सोचा। लड़ाई होती थी? क्या वजह होती थी लड़ाई की? यही घर सेल करने का, गालियाँ देने का, बददुआएं देने की वजह से यही कौन लड़ाइयाँ होती बद्दुआएं थी। देता था? गालियां कौन देता? कौन झगड़ता था? बस घर नहीं थी रहने देती किसी को भी, भाइयों को भी निकाल दिया था, बहनें आती थी उन्हें भी नहीं थे रहने देती। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारे वालिद साहब ने दूसरी शादी की, जो तुम्हारी सौतेली माँ थी, उनकी शादी को कितना अरसा हुआ था? 4 साल हो गए थे। तो उन 4 सालों में पहले भी झगड़ा होता था? कैसा सलूक करती थी या तुम लोग ऐसा सलूक करते थे कि वो आप लोगों के साथ जो है वो ठीक से नहीं रह पाती थी? नहीं, 4 सालों में काफ़ी दफ़ा झगड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं था सोचा कि ये होना है। ये पहले कभी नहीं था सोचा। मैं भी माफ़ियाँ मांग लेता था, कभी भाई वो लोग माफ़ियाँ मांग लेते थे, बात रफा दफा हो जाती थी। लेकिन उस दिन आया हूँ, बोलना शुरू हो गई, गालियाँ देना शुरू हो गई। मैंने उन्हें कहा, मैं तुसी मकान क्यों नहीं सेल होने दिंदे, सानू सारे हिस्से मिलन, असीं वक्रे वक्रे होइए। तुमने अपने बाप से कहा या अपनी वालदा से जो सौतेली माँ है उनसे ये बात की? जी, तो उस क्या वक्त कहा बहुत ही उन्होंने? गहरा उन्होंने फिर कालर तो फाड़ के मैंने बाहर धक्का मारिया कि तू दफ़ा होइयो बाहर, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਵੇ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਫਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੂੰ नहीं ਜਾਂਦਾ अच्छा, बस। बाकी भाई अलग रहते? जी। तो इस तरह तो हो जाता है ना लड़ाई में, इस तरह बंदा कह देता है एक दूसरे को, तो इसका मतलब ये है कि अगले शख्स को जान से मार दिया जाए या उसकी जान ले ली जाए? बस अभी गलती होगी बहुत बड़ी। फिर क्या कहा था जब लड़ाई हुई थी? उन्होंने कहा जाओ निकल जाओ यहाँ से, फिर तुमने क्या किया? बस वो बददुआएं देने लगी, गालियां देने लगी। बस वो गुस्से में वो कपड़ा उनके गले में लपेट दिया। उस वक्त नहीं समझ आई, गलती कर दी बहुत बड़ी। उस वक्त जब वो बोल रही थी तो गुस्सा आ रहा था शदीद, तो कंट्रोल नहीं हुआ खुद पे? समझ नहीं आई उस वक्त क्या हो गया मुझे। कोई और साथ था तुम्हारे उस वक्त जब अंदर गए थे, लड़ रहे थे? नहीं, कोई भी नहीं था। तो क्या मारने के इरादे से गए थे कि अगर मेरे साथ तल्ख कलामी होगी तो मैं ऐसे करूँगा? कुछ सोच के गए होगे ना ज़हन में कि कुछ ऐसा करूँगा? नहीं, पहले ये नहीं था सोचा, मैं तो अब्बू से मिलने गया था। ये वो अचानक मौके पे ही ऐसा हो गया, क्योंकि ये सोचा नहीं था ऐसा। पता नहीं कैसे हो गया, अभी समझ नहीं आ रही। अभी अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन अब तो माफ़ी का कोई फ़ायदा नहीं है ना। एक बुज़ुर्ग खातून की जान ले ली, और सुनने में ये भी आया कि वो बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती थी और नेक खातून थी। तो फिर कैसे दिल किया कि मैं उनकी जान ले लूँ, या उनके गर्दन तक हाथ कैसे गया? हाथ नहीं काँपे तुम्हारे? नहीं, कुरान पाक तो नहीं थी पढ़ाती वो, बस यही जो हमारे पास ही वो कभी लड़ाई झगड़े हैं, कभी अब्बू से। तो उस वक्त तो बस समझ नहीं आई, क्योंकि ये पहले भी काफ़ी दफ़ा हुआ है, लेकिन ये ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाना है। तो अब क्या होगा? ना तुम्हारे हिस्से कुछ आया, ज़िल्लत अलग उठाई, और जो जुर्म के मुर्तकिब हुए वो इस जहान में भी अगले जहान में भी, तो अफ़सोस है अभी? ये उस वक्त उस टाइम का ये अफसोस है कि गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती कर दी है। दुनिया भी ख़राब कर ली, आखिरत भी ख़राब कर ली, और भी बहुत की ज़िंदगियाँ ख़राब कर दी। बच्चे ये हैं बस। तुम्हारे? जी। कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं। कितनी उम्र है उनकी? एक की 3 माह है, एक की 9 साल है।
तो अब उनका क्या होगा, उनका क्या मुस्तकबिल होगा? जब ये काम किया, ये हरकत की, उस वक़्त उनका ख़्याल नहीं आया कि मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनका क्या मुस्तकबिल होगा? उस वक्त नहीं समझ आया, पता नहीं क्या हो गया गुस्से में, लेकिन अभी परेशान, अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं, हर टाइम दुआ कर रहे हैं। जी नाज़रीन, बार-बार जब जुर्म हो जाता है या जब वो चीज़ सरज़द हो जाती है, तो उसके बाद इंसान के पास मलामत के अलावा कोई वर्ड्स नहीं होते, कोई अल्फाज नहीं होते। अ, इसी तरह होता है, कोई भी जब जुर्म होता है या कोई भी इंसान जब गलती कर बैठता है, तो उसके बाद ही उसको ख़्याल आता है। मज़ीद इस केस के बारे में जो तफ्तीशी अफसर हैं उनसे जानते हैं, और इसके साथ अब क्या होगा, क्या इस केस कहाँ जाएगा और इसके साथ क्या होगा, उन्हीं से जानते हैं मज़ीद तफ़सीलात। आइए। ये हमने विद 2 डे बाद इसको गिरफ्तार कर लिया था ये, और जल्लो मोड़ के जल्लो पार्क है, वहाँ एक दरबार है, वहाँ से इसको गिरफ्तार किया था। तो उसके बाद इसने अपना मान लिया था कि मैंने वाक़ई ये जुर्म किया है? जी जी, दौरान इंटरोगेशन इसने तस्लीम किया कि मैंने हुँ, अपनी सौतेली वालदा को गले में फंदा देकर कत्ल किया है। जायदाद की खातिर। इनका 5 मरले का घर था हुँ, हुँ। टोटल, ज़्यादा ज़्यादा 50-60 लाख का होगा। ये क्या इसरार करता था अपने वालिद को वालदा को, ये मकान बेचो और मुझे अपना हिस्सा दो ताकि मैं अलहदा कहीं रहूँ। तो इसके और भाई भी हैं, क्या वो इसके नहीं इस बात पे इसरार करते थे? नहीं, वो तो कम करते थे ना, ये सबसे ज़्यादा करता था। हुँ, हुँ, इसके 2 भाई हैं और भी हैं, और 2 बहनें भी हैं। हुँ, हुँ। इसको कितने पैसे आ जाते हैं, 5-7 लाख 8 लाख इसके हिस्से में आना था ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा तो और कुछ नहीं था। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अफसर ग़ुलाम सकलैन गोंदल साहब। इनसे जानते हैं मज़ीद, और कुछ इस केस के बारे में भी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है। सर ये बताइए कि क्रिमिनल केसेस तो आपने अपनी फ़ील्ड में, अपने सर्विस में बहुत सारे डील किए होंगे, चूँकि आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं। तो ये बताएं कि मुलज़िम से एतराफ़ जुर्म करवाना कितना मुश्किल होता है? क्या-क्या आप उसमें चीज़ें अप्लाई करते हैं, और कितनी देर तक मुलज़िम जो है वो एतराफ़ कर लेता है? ये हर जुर्म की अपनी एक नवीयत होती है। छोटे से छोटा जुर्म और बड़े से बड़ा जुर्म 302 तक। ये जुर्म की नवीयत को देखते हुए हम अपनी तफ्तीश को बुरुए कर लाते हैं। जुर्म छोटा हो या बड़ा हो, जुर्म जुर्म होता है, और उसकी इंटेरोगेशन हम प्रॉपर तरीके से करते हैं कि किसमें कोई खामी ना रह जाए। तो फिर रिमांड कब शुरू होता है? देखें, मुल्ज़म की बॉडी लैंग्वेज जो है, ज़रूरी नहीं होता उसको मार पीट करनी होती है। तफ्तीश का दायरा बहुत वसी होना चाहिए। जो मेरा दायरा है बहुत वसी है। मैं तफ्तीश जो है टेक्निकली करता हूँ, और उसमें अल्लाह ताला मुझे कामयाबी देते हैं। सही। ये बताएं कि इस केस में तो बज़ाहिर बहुत आसानी नज़र आ रही है कि मुलज़िम ने जैसे ही गिरफ़्तारी दी तो साथ ही उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया। इस तरह के और भी बहुत सारे केसेस आते होंगे, तो कौन सा ऐसा मुश्किल केस आता है जो जिसमें मुलज़िम से एतराफ़ जुर्म करवाना मुश्किल जो है वो लगता है? देखें मैम, ब्लाइंड मर्डर जो होते हैं ना, ब्लाइंड मर्डर, तो उसमें थोड़ी सी आती है, लेकिन क्योंकि कड़ी के साथ कड़ी मिलाते हुए हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं। वैसे भी जो कत्ल है वो छुपता नहीं है, कोई ना कोई अपनी वो वीक पॉइंट छोड़ जाते हैं। जो भी जुर्म करता है वो मौका, जब हम मौका मुलाजा करते हैं ना, अच्छा तफ्तीशी अफिसर जो है मौका मुलाजा से ही भांप लेते हैं, तो हम इंशाल्लाह उस पर फिर उससे चल पड़ते हैं, तो अपनी मंजिल मकसूद को हम पहुंच जाते हैं। ये जो मुलज़िम है इसको कितनी देर तक सज़ाए मौत होगी, या फिर कोई सुलह का मामला हो जाएगा? आपको क्या लगता है? देखिए मैम, इसमें हम अपना चलान कंप्लीट करके इसे आयला कत्ल बरामद करके इसको हम जुडिशल भिजवा देंगे, और आगे अदालतों के मामलात हैं, वो अदालतें जब हमारा चलान सेंड टू कोर्ट हो जाता है, अदालत की नज़र हम कर देते हैं, तो फिर ये अदालती मामलात हैं। इसमें वो 6 महीने सुने, 2 महीने सुने, साल सुने, तो वो अदालती मामलात हैं। इसमें इंशाल्लाह सज़ा ज़रूर होगी इसको।